हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम कक्षा 12वीं का जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है आपके 10 मार्च को, वो लेकर आ चुके हैं आपके। ठीक है ना। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखें। आपके हिंदी साहित्य का पेपर है ये। परीक्षा का समय आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और आपके पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी विद्यार्थी। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हैं। ठीक है ना। आपके इसी में से पेपर प्रश्न छपने वाले हैं पेपर में। तो देखते हैं। सबसे पहले खंड है में आपके बहु वैकल्पिक प्रश्न रहने वाले हैं 12। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हरगोबिंद नामक सविधा कौन से गांव का था? तो वो था आपके जलालगढ़ का। ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक यात्रा वृत्तांत संग्रह से लिया गया है हर बारिश में। ठीक है ना। हर बारिश ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है बनारस कविता के रचनाकार हैं तो प्यारे विद्यार्थी वो हैं आपके केदारनाथ सिंह। ठीक है ना। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जाते हैं तो ये कहे जाते हैं प्यारे विद्यार्थी आपके विद्यापति। ठीक है ना। विद्यापति। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो ये है प्यारे विद्यार्थी आपके रंगभूमि। ठीक है ना। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके बिस्कौर की माटी नामक पाठ के आधार पर बताइए निम्न कारण से विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। हाँ तो प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा उसका छोटा भाई आ गया। ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला है आपके अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में खाओ उजाड़ू सभ्यता किसकी देन है? तो ये है प्यारे विद्यार्थियों आपके यूरोप एवं अमेरिका की। ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके कविता कोने में घात लगाई बेटी है यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती हैं कथन है। तो ये कथन है आपके जॉर्ज लुइस ब्रोखेर्स। ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन जब उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाए तो उसे मीडिया की भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। ठीक है ना। बीट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला है आपके उल्टा पिरामिड शैली के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो वो होते हैं आपके 3 भाग होते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके बिस्कौर की माटी नामक पाठ कौन सी शैली में लिखा हुआ है? तो ये है आपके आत्मकथात्मक शैली। ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके नाटक किस प्रकार का काव्य है? तो ये है आपके श्रव्य दृश्य काव्य। ठीक है ना। श्रव्य है दृश्य काव्य। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। ये आपके 12 एमसीक्यू प्रश्न रहने वाले हैं। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे है आपके दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। खाली स्थान काव्य गुण के में कठोर वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों प्रयोग होता है तो वो होता है आपके ओज काव्यों में। ठीक है ना। ओज काव्य गुण। ठीक है ना। ओज। अगला है द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या खाली स्थान होती है तो 12 होती है। ठीक है ना। कितनी होती है? 12। अगला है आपके ग्रहणा सूचक अमगलक सूचक शब्दों में से युक्त रचना में खाली स्थान दोष होता है तो श्रुति कटुत्व। ठीक है ना। श्रुति श्रुति कटुत्व। ठीक है ना। कटुत्व दोष होता है। श्रुति कटुत्व दोष। अगला है आपके सवैया छंद के प्रत्येक चरण में खाली स्थान वर्ण होते हैं 22 से 26 वर्ण होते हैं। ठीक है ना। 22 से 26 वर्ण। ठीक है ना। अगला है आपके जहाँ एक बात कहकर फिर उससे कोई मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए वहाँ खाली स्थान अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार। ठीक है ना। दृष्टांत दृष्टांत अलंकार। ठीक है ना। अगला है आपके कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ खाली स्थान अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। ठीक है ना। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक। ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाचार लेखन की प्रमुख शैली है तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रमुख शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है ना। उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है ना। अगला है आपके विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है आपके 4 प्रकार की। विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना। 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना। आगे है आपके कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। ठीक है ना। कथानक होता है। ठीक है ना। अगला है आपके नाटक में सामान्यतः कितने अंक होते हैं? तो 3 अंक होते हैं। ठीक है ना।
नाटक में सामान्यतः 3 अंक होते हैं। अगला है आपके प्रसाद गुण को परिभाषित कीजिए। तो जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से ही उसका अर्थ हृदय में स्पष्ट हो जाए वहाँ प्रसाद गुण होता है, ठीक है ना। अगला है आपके छंद में गति से क्या तात्पर्य है। तो छंद को पढ़ते समय जो लय या प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 4, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आधुनिक युग में विज्ञान केवल उपकरणों और आविष्कारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसने मानव की सोच, जीवन शैली, मूल्य बोध को भी गहराई से प्रभावित किया है। विज्ञान की सहायता से मानव ने प्रकृति की अनेक बाधाओं को पार कर लिया है। तो सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इनके नीचे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश के अनुसार विज्ञान का सबसे गहरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है। तो ये पड़ा है आपके मानव की जीवन शैली एवं और मूल्य बोध पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके सुविधा की निरंतर चाह किस प्रवृत्ति में परिवर्तित होती दिखाई देती है। तो ये आपके उपभोग की प्रवृत्ति, ठीक है ना। ऑप्शन सर राइट आंसर है। अगला है आपके लेखक के दृष्टिकोण में वास्तविक समस्या क्या नहीं है। तो वो है आपके विज्ञान की तीव्र प्रगति, ठीक है ना। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है आपके लेखक के अनुसार प्रगति किन परिस्थितियों में विनाशकारी हो सकती है। तो इसका आंसर आपके पद्यांश में है। इसका आंसर ये रहा, यदि विकास की प्रक्रिया नैतिक विवेक का अभाव बना रहा तो प्रगति मानव कल्याण का साधन न रहकर विनाश का कारण बन सकती है, ठीक है ना। यहाँ तक लिखना है आपको। अगला है आपके विज्ञान और मानवता के संबंध में लेखक की मूल चिंता क्या है। इसका उत्तर भी आपके यह रहा, विज्ञान की गति को रोका जाए बल्कि सुनिश्चित किया जाए कि उसकी दिशा मानवीय मूल्यों के अनुरूप हो, ठीक है ना। यहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ से इसका उत्तर है। अगला है आपके गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये हो जाएगा आपके मानवीय मूल्य, ठीक है ना। विज्ञान और मानवीय मूल्य इसका शीर्षक। अगला है आपके 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो समय की धारा बहता मानव सपनों का संसार, सुविधा की खोज में उसने छोड़ दिया स्वयं के संसार, प्रकृति मौन खड़ी देखे कटते वन सुखते नीर, विकास के नाम पर टूटे जीवन के कोमल तंतु तीर, यदि चेतना जागे न अब भी भविष्य होगा प्रश्न चिन्ह, प्रगति तभी सार्थक मानी जब मानवता रहे अविच्छिन्न। तो सबसे पहले आपको पद्यांश को पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, फिर इनको जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। पद्यांश में स्वयं के संस्कार छोड़ने का मुख्य कारण क्या संकेतित हैं। तो वो है आपके सुविधा की खोज, ठीक है ना। तो ऑप्शन वह राइट आंसर है। अगला है आपके कवि के अनुसार प्रकृति किस स्थिति में खड़ी है। तो वो है आपके मौन साक्षी बनकर, ठीक है ना। ऑप्शन से राइट आंसर है। अगला है आपके पद्यांश के अनुसार प्रकृति कब सार्थक मानी जाएगी। तो जब मानवता बनी रहे, ठीक है ना। तो ऑप्शन से करेक्ट आंसर है इसका। अगला है आपके कवि ने विकास के नाम पर होने वाली किन 2 सत्यों और संकेत किया है। तो कवि ने वनों के काटने और जलाशयों के सूखने जैसी प्राकृतिक सत्यों की ओर संकेत किया है, ठीक है ना। भविष्य होगा प्रश्न चिन्ह से कवि का क्या आशय है। तो इसका आशय यह है कि यदि हम सब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगला है इस पद्यांश का केंद्रीय भाव एक वाक्य में लिखिए। तो मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के बिना भौतिक प्रगति और अर्थहीन विनाशकारी है, ठीक है ना। ये आगे हैं आपके खंड ब, जिसमें आपके ये लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 6 से 15 घनानंद का साहित्यिक परिचय लिखना है। फणेश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिखिए। विभावना अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके ये। देवसेना ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया, किस समाधि को प्रशिक्षित किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रश्न, ठीक है ना। देख लीजिए आप, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। आगे हैं आपके खंड से, जिसमें आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है ना। शब्द सीमा 60 है, यानी कि 6 से 7 लाइन लिखनी है। साझा कहानी द्वारा पूंजीपतियों के किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है, अथवा में भी है। वो 17 प्रश्न है। बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने कैसे सजीव किया है, अथवा में भी है। वसंत आया कविता का मूल भाव लिखिए। और 18 प्रश्न है। बिस्कोर की माटी पाठ की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, अथवा में है। सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। खंड द में आपके गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है।
इसके गद्यांश की सर्वप्रथम व्याख्या करनी है। इस भीड़ में एक सूत्रता नहीं है, न यहाँ जाति का महत्व ना था, न भाषा का महत्व उद्देश्य का था। ठीक है ना, इसको पढ़कर इसकी सर्वप्रथम व्याख्या करनी है। अथवा में भी हैं आपके। ठीक है ना, आगे हैं आपके 20वां क्वेश्चन में आपके पद्यांश की सर्वप्रथम व्याख्या करनी है, पद्यांश की। ठीक है ना, और 21वें प्रश्न में आपके 21वें प्रश्न में है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चारों निबंध, इनमें से कोई सा भी एक आपके परीक्षा में आ सकता है। मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, योग का जीवन में महत्व, जल संरक्षण, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, 300 शब्दों में लिखना है, यानी कि 30 से 35 लाइन लिखनी है आपको। ठीक है ना, 2 पेज लिखने हैं कम से कम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे सभी विद्यार्थी। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।